डॉक्टर जो सबको रखता है निरोगी, डॉक्टर जो आगाह करता है स्वस्थ जीवन के लिए, डॉक्टर जो लाता है सबके चेहरे पर मुस्कान, डॉक्टर जो बीमारी से लड़ते व्यक्ति के लिए आखिरी उम्मीद होता है। मिलिए प्रदेश के जाने माने डॉक्टर्स से और जानिए अपनी बीमारी का सटीक इलाज। आफ्टर गॉड। नमस्कार, आप देख रहे हैं आफ्टर गॉड और इस वक्त मेरे साथ में है डॉक्टर प्रियंका तिवारी, जो पिछले 10 वर्षों से एज ए फिजियोथेरेपिस्ट काम कर रही हैं। मैम, बहुत स्वागत है आपका। और सबसे पहले तो चूंकि हम फिजियोथेरेपिस्ट जो है वो चूंकि अमूमन तभी इन्वॉल्व होता है जब कोई हड्डी टूटी या कोई इंजरी हुई, तब हम डॉक्टर के पास जाते हैं। और जब डॉक्टर को लगता है कि ये काम जो है फिजियोथेरेपिस्ट का है, तो वो इन्वॉल्व करता है फिजियोथेरेपिस्ट को। लेकिन सबसे पहले हम जानना चाहेंगे कि बेसिकली फिजियोथेरेपी है क्या, या फिजियोथेरेपिस्ट क्या है? मैं बहुत आम भाषा में अगर समझाऊं तो फिजिकल थेरेपी एक ऐसी ब्रांच है साइंस की जिसमें हमारा काम होता ह्यूमन बॉडी से है। उसके फंक्शंस को सही करना, उसके जॉइंट्स को सही करना। जैसे ये एक बहुत बड़ा मिथ है कि सिर्फ हड्डी टूटी तो फिजियोथेरेपी लगेगी। ये मिथ है। ये मिथ है, ये बहुत बड़ा मिथ है। फिजियोथेरेपी अपने आप में एक बहुत बड़ा साइंस है। जैसे इसके बहुत सारे डिविजन्स हैं जो लोगों को नहीं पता है। हड्डी टूटना मतलब दिस इज अ केस ऑफ ऑर्थोपेडिक्स। ये चला गया ऑर्थोपेडिक्स, हड्डी रोग विशेषज्ञ। लेकिन हमारे पास न्यूरो वाले भी हैं। वी हैव अ डिवीजन इन न्यूरोलॉजी, जिसमें सारा नसों से संबंधित जितना भी समस्याएं होती हैं, परेशानियां होती हैं। उसके बाद हमारा एक डिवीजन आता है कार्डियोथोरैकिक, जिसमें लंग्स, रेस्पिरेटरी मेडिसिन, सांस लेने की समस्या, आईसीयू के जितने केसेस होते हैं वो एक कार्डियोथोरैकिक फिजियोथेरेपिस्ट के पास जाते हैं। फिर हमारा एक डिवीजन होता है जिसमें ऑन्कोलॉजी होती है। ऑन्कोलॉजी में जहाँ पे उनको कैंसर हो गया है, उनके पैरों में, हाथों में सूजन है, बॉडी में कहीं दर्द है, ओरल कैंसर में मुंह नहीं खुल रहा है, जुबान नहीं चल रही है, तो उसमें एक डिवीजन है कि फिजियोथेरेपिस्ट ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट में भी काम करते हैं। वहीं पर एक जो सबसे नोन है हम सबके बीच में, वो है फिजियोथेरेपी, विच इज स्पोर्ट्स। या तो हड्डी का है या तो स्पोर्ट्स का है। स्पोर्ट्स में किसी भी फील्ड की ग्रुप बनने में सबसे पहला काम होता है कि एक फिजियोथेरेपिस्ट उनकी टीम के साथ होना जरूरी होता है, तभी वो टीम अप्रूव्ड होती है। सो दिस इज वन ऑफ द नॉर्म्स फॉर एवरी, चाहे वो स्टेट लेवल हो, चाहे सेंट्रल हो या इंटरनेशनल हो। आपकी हर स्टेट टीम के लिए आपके हर एथलीट के पास एक फिजियोथेरेपिस्ट होना कंपलसरी होता है। नाउ ये हो गया स्पोर्ट्स। एंड इसके अलावा हमारे पास और भी ज्यादा मस्कुलोस्केलेटल डिवीजन में चले जाएं वगैरह वगैरह, ऐसे 8 से 10 हमारे ब्रांचेस हैं जस्ट फॉर फिजियोथेरेपी। तो सिर्फ हड्डी टूटने का हमें इंतजार नहीं करना। बहुत अच्छी बात कह रही हैं आप। मुझे लगता है कि ये एक नई बात आपने बताई है, क्योंकि उम्र हम यही समझते थे अभी तक कि हड्डियां टूटी हैं मतलब फिजियोथेरेपिस्ट का इन्वॉल्वमेंट। लेकिन आपने बताया कि अलग अलग ब्रांचेस में, क्या आपको लगता है कि ये सब चीजें जो आपने बताई हैं ये इन्वॉल्व हो रही हैं, अब चीजें लोग जान रहे हैं, इसके बारे में समझ रहे हैं? हाँ, जब उन्हें जरूरत होती है शायद तब। वो भी तब जब उनके किसी के ऊपर एक बीती हुई होती है, तो वो बोलता है यार एक काम करो, तुम फिजियोथेरेपिस्ट के पास चले जाओ, मुझे ये हुआ था तो उसने सही कर दिया। जी। बट अवेयरनेस शायद आज भी उतनी नहीं है। आपने स्पोर्ट्स की बात की, आपने एथलीट्स की बात की, हम वहीं पर इस पर बात करना चाहेंगे। स्पोर्ट्स की जो इंजरी होती हैं, किस तरह की इंजरीज में फिजियोथेरेपिस्ट का इन्वॉल्वमेंट होता है? जैसा आपने कहा कि हर टीम के साथ में एक फिजियोथेरेपिस्ट होना जरूरी है, तभी वो उसे अप्रूवल मिलेगा। तो आपको लगता है कि बहुत जरूरी होता है किसी एथलीट के साथ में फिजियोथेरेपिस्ट को होना, स्पोर्ट्स इंजरी में उसका इन्वॉल्वमेंट होना? जी, स्पोर्ट्स में एक सबसे बड़ा जो रोल हमारा होता है वो होता है बॉडी के फंक्शंस को सही करना। जिस तरह आज अगर मैं एक फुटबॉल को पर्टिकुलर फोर्स से उसे किक करूंगी, लेकिन क्या वो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ फोर्स है जो मेरी मसल्स प्रोड्यूस कर सकती हैं? जब मैंने एक स्पीड बॉलर को, फास्ट बॉलर को, उसको बोला ओके यू गो एंड थ्रो द बॉल, क्या वो अपनी बॉडी के हर मसल को यूज करके उस पावर से थ्रो कर पा रहा है? उसका जो मैक्सिमम पोटेंशियल है, थ्रेशोल्ड तो बहुत दूर है, पोटेंशियल मतलब जो उसका मैक्सिमम अमाउंट ऑफ, क्या वो उसका उपयोग कर पा रहा है? तो ये करना हमारा काम। बहुत अच्छी बात कह रही है। यानी ऐसा नहीं है कि बाद में आवश्यकता पड़ेगी, उसके पहले आवश्यकता है। तो बेसिकली स्पोर्ट्स में
प्री ट्रेनिंग होती है कि आप कहीं, और उसके बाद एक ओवरलोड होता है कि आप मैक्सिमम, जैसे आज आप साउथ अफ्रीका में खेल रहे हो, कल आप ऐसी जगह पर खेल रहे हो जहां बहुत ठंड है, तो आपका बॉडी क्या उतना सेट हो पाएगा? और एक ही महीने में दोनों मैचेस हैं, जनरली हमारी बॉडी एडजस्ट नहीं हो पाती है। तो हमको अलग अलग एल्टीट्यूड्स पर, अलग अलग मौसम में बॉडी के मसल्स का, जॉइंट्स का ओवरलोड ना हो, उसका इंजरी ना हो, हमें उसका भी ध्यान रखना का काम फिजियोथेरेपिस्ट का होता है। और वो एक्सरसाइज करवाकर, वो मेंटेनेंस करवाकर, आज जैसे एक फास्ट बॉलर है तो उसकी रनिंग ज्यादा अच्छी होनी चाहिए, जो स्पिनर है उसका शोल्डर मजबूत होना चाहिए, अगर फुटबॉल की बात करें तो उसका घुटना मजबूत होना चाहिए, उसका कोर मजबूत होना चाहिए। ये तो कॉमन स्पोर्ट्स हो गए। चलिए अब हम बात करते हैं उन स्पोर्ट्स की जो बहुत बहुत रेयर हैं, लेकिन आज हमारे पास चमकते सितारे बहुत है हमारे देश में, हमारे स्टेट में। एयर राइफल शूटिंग, एयर राइफल शूटिंग में जूनियर लेवल पे, बड़े लेवल पर 8-8 घंटे गन लेके दे हैव टू स्टैंड। तो उन 8 घंटों के, हम 1 घंटा ऐसे बैठ जाएंगे तो हमारी कलाई दुखने लगेगी। वो 8 घंटा उस भारी मशीन और किट के साथ, उनका जो वेटिंग किट होता है वो बहुत हैवी होता है, तो उसका मजबूती लेने के लिए परफॉर्मेंस कहीं हमारा डिस्टर्ब ना हो जाए, तो हमारे सारे स्कोर डिक्रीज हो जाएंगे, हमारा स्कोर डैमेज हो जाएगा, हर चीज पे असर होगा, और फिर हम स्ट्रेस हो जाएंगे। तो एथलीट्स को सिर्फ इंजरी के टाइम नहीं, उनको इंजरी ना हो के लिए भी फिजियोथेरेपिस्ट। बहुत अच्छी बात आपने बताई, एकदम नया विचार आपने दे दिया है। लेकिन क्या आपको लगता है इंटरनेशनल जो टीमें हमारी, शायद उनके पास तो अपने फिजियोथेरेपिस्ट होंगे, बिल्कुल, लेकिन क्या स्टेट लेवल पर लोकल जो टीम्स होती है, क्या ये लोग भी इतना अवेयर हैं? अवेयरनेस तो है, लेकिन अवेयरनेस होने में और अफोर्डेबिलिटी होने में बहुत फर्क हो जाता है। आज जो हमारे इक्विपमेंट्स हैं, हमारी मेहनत है, शायद हमें उतना आउटपुट नहीं मिलता है क्योंकि हमारा अवेयरनेस इतना है नहीं। आज अगर हम कोई मसल टेस्टिंग कर रहे हैं कि उस मांसपेशियों में कितना पावर है, कितना क्या है, हमें उसके लिए चाहिए टाइम एंड पेशेंस। हमें उसके लिए चाहिए कि हमारे कोचेस भी समझें, हमारे एथलीट्स भी समझें, और एथलीट्स के स्पेशली पेरेंट्स भी समझें। अगर कोच कह भी रहा है, कई बार पेरेंट्स अलाउ नहीं करते जूनियर लेवल पर। सो अवेयरनेस अपने आप में हर किसी को देना जरूरी है। तो मैं तो ये तो एडवाइस करती हूँ कि हर स्कूल में एक सेशन ऐसा होना चाहिए कि दे कैन अंडरस्टैंड कि आपके और आपके आसपास वालों को इस तरह की कोई समस्या हो रही है इन स्पोर्ट्स और इन जनरल डेज, गो टू अ थेरेपिस्ट। बहुत अच्छी बात आपने कही कि कोई स्पोर्ट्समैन है, उसे अगर ये पता होगा कि वो जिस स्पेसिफिक स्पोर्ट्स में है उसके लिए उसे किस मसल्स को डेवलप करना है, तो आई थिंक वो बहुत ज्यादा अच्छे ढंग से काम कर पाएगा। पर शायद ऐसा होता नहीं, जनरली ऐसा नहीं होता है, जनरली ऐसा नहीं होता। हाँ, अवेयरनेस अब बहुत ज्यादा फैल रही है, वी आर स्टिल इन अ ग्रोइंग स्टेज, बट फिजियोथेरेपी अभी भी एक बहुत अनएक्सप्लोर्ड जोन है। ये ऐसा इलाका है जिसको आज भी एक्सप्लोर करने की जरूरत है, क्योंकि हमको शुरुआत ये करनी पड़ती है कि आप समझे मेरा ये काम है, फिर जाके हम काम कर पाते हैं कोई भी। तो फर्स्ट हम लोगों को उनको बताना पड़ता है कि एग्जैक्टली व्हाट आर वी सपोज टू डू, हमें क्या करना चाहिए। तो हम अगर सिर्फ अवेयरनेस हो जाएगी तो शायद हमारी वो मेहनत बच जाएगी और हम सीधे परफॉर्मेंस पे आ जाएंगे। जिमिंग की हम बात करते हैं, अगर जिमिंग जब लोग यंगस्टर्स में बड़ा क्रेज है इनका, जब वो जिम करने जाते हैं तो वहां पर भी कई तरह की इंजुरीज होती हैं। क्या आपको लगता है कि हर जिम में जो है एक फिजियोथेरेपिस्ट की सेवाएं होनी चाहिए, तो शायद बेहतर ढंग से काम कर पाएंगे, जिस तरह से एक जिम का मॉड्यूल होता है जी, जिम का मॉड्यूल ये होता है कि उनके पास एक न्यूट्रिशनलिस्ट होना चाहिए जी, जिम के पास एक फिजियोथेरेपिस्ट होना चाहिए और जिम के ट्रेनर्स होने चाहिए जी। ये एक नॉर्मल बेसिक मॉड्यूल होता है किसी भी जिम का। न्यूट्रिशनलिस्ट ये बताएगा कि क्या खाना है, कितना खाना है पर्याप्त मात्रा में। फिजियोथेरेपिस्ट ये बताएगा कि अगर आपको सो एंड सो बीमारी है तो आपको क्या नहीं करना है, करने के साथ साथ क्या नहीं करना है, और ट्रेनर को फिर अपना काम बहुत अच्छे से आता है जी। तो बेसिकली ये एक सिस्टम जैसा काम करता है व्हेन इट कम्स टू जिमिंग का जोन। तो आई वुड लाइक टू सजेस्ट कि अगर सारे जिम्स यही मॉड्यूल को प्रेफर करेंगे तो शायद वो हादसे खत्म हो जाएंगे जिनकी वजह से आज लोग बहुत कुछ लूज कर रहे हैं। बिल्कुल, लेकिन आपको क्या लगता है ऐसा हो पा रहा है? क्योंकि हम किसी भी जिम में से देखते नहीं कोई फिजियोथेरेपिस्ट हो। ठीक है, कई बार जो है वो फूड के लिए इन्वॉल्वमेंट होता है कि वहां पर ठीक है फूड देने वाले हैं, लेकिन फिजियोथेरेपिस्ट
का किसी जिम में होना, ये तो सुना नहीं कहीं। बस यही आके अवेयरनेस काम आता है। जी। अगर अवेयरनेस होगा, थैंक्स टू यू फॉर दिस प्रोग्राम जिसके तहत मैं बता पा रही हूँ कि प्लीज जिम ओनर्स, आप एक थेरेपिस्ट रख लो, एक न्यूट्रिशनलिस्ट रख लो, एंड यू विल गेट मैक्सिमम रिजल्ट्स आउट ऑफ इट। यंग जो बच्चे हैं उनके अंदर जो है किस तरह की समस्याएं हो सकती हैं अगर वो फिजियोथेरेपिस्ट को नहीं जानते हैं, इस विधा को नहीं जानते हैं? देखिए, यंग में मैं दो तरह के यंग्स को डिफाइन करती हूँ। एक होते हैं जो 25 तक होते हैं, जो हमारे ग्रोइंग बच्चे होते हैं, और एक 25 to 35 के यंग एडल्ट्स होते हैं। इन लोगों में सबसे ज्यादा आजकल बताते हुए ज्यादा खुशी नहीं होती, लेकिन ये 25 से 35 वाले वो यंग एडल्ट्स हैं जिनको बहुत ज्यादा बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स हो रही हैं, जैसे हेमरेजेस, ब्रेन डैमेजेस, डिस्क इन्वॉल्वमेंट, स्पाइन में डैमेज। आप किसी भी 25 से 35 के साल के बच्चे के साथ या बंदे के साथ आप ये सवाल करोगे तो उसे कमर दर्द हो ही रहा होगा। वो पैशनेट हैं। आज कंपटीशन इतना ज्यादा है कि वो अपने गोल्स को लेके बहुत पैशनेट है, और उस पैशन के चक्कर में वो लापरवाही करते हैं, खाते नहीं है, पानी नहीं पीते हैं, कसरत नहीं करते हैं, बट फिर जिमिंग कर लेते हैं। और जिमिंग भी ऐसी करते हैं कि 6 दिन उनकी जिमिंग चल रही है। कार्डियो नहीं है। कार्डियो की जरूरत हमें पड़ती है क्योंकि हमें ऑक्सीजन चाहिए है, हमारा हार्ट मजबूत होता है, कोलेस्ट्रॉल की समस्याएं नहीं होती है, लेकिन दे स्किप कार्डियो। और हमारी मसल्स को 36 घंटे का समय लगता है एक मसल टूटने के बाद रिपेयर होने में। तो उन 36 घंटों में आप जब कार्डियो करते हो तो आपका शरीर और मजबूत होता है, लेकिन आप ऐसे कोई भी रूल्स फॉलो नहीं कर रहे हो। एट द एंड ऑफ द डे आपका दिमाग कितना लोड ले सकता है, क्योंकि सबसे ज्यादा ब्लड सप्लाई हमारे ब्रेन को लगता है। बिल्कुल। और ये बताते हुए कुछ खास खुशी नहीं हो रही है कि 25 से 35 साल का ये हमारा वर्किंग टाइम होता है, कुछ बनने का टाइम होता है, लेकिन लापरवाही करने की वजह से कि अगर वो 2 मिनट का ब्रेक लेके खाना या पानी पी लेंगे, अगर वो कसरत आधे घंटे 1 घंटा कर लेंगे, शायद आधा घंटा 1 घंटा और वो 15 मिनट ना उनके महीनों के बेड रेस्ट से बचा लेगा। आपको लगता है कि जो आप बता रही कि ये सिलेबस में भी चीजें होनी चाहिए ताकि बच्चा जो है समझ से काम ले? बिल्कुल बिल्कुल। ये कुछ ऐसी, जैसे हम मॉरल साइंस पढ़ाते हैं, क्या सही है और क्या गलत है, उसी तरह से हमें अपनी बॉडी के लिए, मुझे ऐसा लगता है ये मॉड्यूल सारे कोर्सेज में होना चाहिए। जैसे एथिक्स सारे कोर्सेज में है कि इंसानी एथिक्स कैसे हैं, साइकोलॉजी डॉक्टर के एथिक्स कैसे हैं, इंजीनियरिंग में एथिक्स क्या हैं, वैसे ही एक फिजिकल थेरेपी मुझे लगता है सारे कोर्सेज में होना चाहिए, सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड, आप अपनी खुद की शरीर को समझ सकें। बिल्कुल। और बचपन से समझाने में फायदा ये होता है कि बच्चा जिद करके अपनी मम्मी के दर्द को भी डॉक्टर को दिखा देता है, मम्मी को, दादाजी को भी और नानी को भी। तो बच्चों को सिखाना सबसे बेस्ट है। आपको लगता है पेरेंट्स को अवेयर होना बहुत जरूरी है फिजियोथेरेपी के बारे में, क्योंकि आजकल हम जो छोटे बच्चे हैं वो वीडियो गेम्स में इन्वॉल्व हैं, टीवी में इन्वॉल्व हैं, मोबाइल उनके हाथ में है, उनका उठना बैठना का तरीका उनको पता नहीं है। आपको पता है, आपको लगता है कि पेरेंट्स यदि जागरूक होंगे तो शायद वो बच्चों को बता पाएंगे? इसी आपकी आवश्यकता पेरेंट्स को भी है। हाँ, क्योंकि आपको जान की बहुत हैरानी होगी कि जिस तरह से अपेंडिक्स एक वेस्टिजियल ऑर्गन हो गया है, करोड़ों सालों पहले शायद यूज होता होगा, उसी तरह फोन, टीवी की वजह से और गेमिंग की वजह से हमें एक एक्स्ट्रा हड्डी होना चालू हो गई है। अच्छा। एंड वो एक्स्ट्रा हड्डी को हम लोग बोलते हैं मोबाइल फोन बोन है, कि वो बोन जो है वो अब एक एक्स्ट्रा बोन का मतलब ही यही होता है कि आपको दर्द होगा, आपकी नसें दबेंगी और आपको प्रॉब्लम होगी, मतलब और आपका पोस्चर सीधे से ऐसा हो चुका है। अच्छा। एंड ये रिसर्च आज से 3 साल पहले ऑलरेडी आ चुकी है इंटरनेशनली। और ये जो हड्डी बता रहे हैं आप, ये कहाँ होती है, किस जगह होती है? गर्दन में, सर्वाइकल बोन, एक्स्ट्रा सर्वाइकल बोन। और ये जब, क्योंकि ये आगे झुक गया है हमारा शरीर, जिस तरह से हम केवमैन से ऐसे सीधे इवॉल्व हुए थे, अब हम लोग फोन मैन हो चुके हैं। जी बहुत ये बात आप बहुत लाइटली बता रहे हैं, लेकिन वाकई बहुत गंभीर बात है। ये बहुत ज्यादा सीरियस बात है। दूसरा, ईयरफोन्स। आज एक छोटी सी बच्ची 7 साल की है और उसके पास मोबाइल फोन होता है, पेरेंट्स का, दादी का, नानी का, और वो ईयरफोन्स पे फुल वॉल्यूम में गाने सुन रही होती है और उसके दोनों कान डैमेज हो चुके हैं। क्योंकि ईयरफोन जब हम फुल वॉल्यूम पे करते हैं तो हमारा फोन भी हमें कहता है कि आपके लिए सेहतमंद नहीं है, इससे ऊपर जाना।
लेकिन हमें तो उसको अवॉइड करने की आदत होती है, तो हम उस चीज को भी अवॉइड कर देते हैं। तो जो हमारे लिए इतनी डैमेजिंग है, तो बच्चे मासूम हैं, नाजुक हैं, ग्रोइंग एज में है, तो ये कानों का डैमेज, एक्स्ट्रा हड्डी, पॉस्चरल चेंजेस, स्पाइन का झुक जाना, ये बहुत आम हो चुका है। क्योंकि और दूसरा, बच्चों में ग्रोइंग एज होती है, जैसे हम बच्चों को पंचतंत्र की कहानियां सुनाते हैं, क्योंकि उन कहानियों का एक मतलब है। हम उन्हें ऑनेस्टी सिखा रहे हैं, हम उन्हें दोस्ती सिखा रहे हैं, लेकिन अब हमारे पास अनएक्सप्लोर्ड कंटेंट है टीवी पर। और टीवी, अगर टीवी नहीं चलता तो मोबाइल, मोबाइल नहीं चलता तो इंटरनेट, लैपटॉप, कंप्यूटर्स, बहुत चीजें हैं हमारे पास। हमारे पास फिल्टर नहीं है। वो पॉस्चर के साथ साथ हमारे दिमाग पर भी असर करता है। और आप नहीं जानते बच्चे कितने परसेप्टिव होते हैं। अगर आप 2 कमरा दूर बैठ के भी बच्चे से बात कर रहे हो किसी और से, तो बच्चा आपकी बात सुन रहा है और वो अपना डेवलप कर रहा है। अगर आप फिट रहोगे, आप बच्चों को आप स्विमिंग के लिए चले जाओ तो बच्चा आपके साथ पूल में कूद जाएगा। आप फुटबॉल खेलने चले जाओ तो आपका बच्चा फुटबॉल खेलने चले जाएगा। तो रादर देन गिविंग देम कि चल तू टीवी और कंप्यूटर देख ले, जब तक मैं काम कर लेता हूँ या कर लेती हूँ, आप या तो खुद इन्वॉल्व हो। लेकिन आज कंपटीशन बहुत ज्यादा है, इट्स प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल, तो आप उसे स्पोर्ट्स एक्टिविटी में ज्वाइन करा दें। बहुत अच्छी बात आपने कही है। और आपने हमें वो भी बताया कि सिर्फ अस्पताल नहीं बल्कि अस्पताल के बाहर भी दुनिया में जो है थेरेपिस्ट की आवश्यकता होती है। अस्पतालों की अगर हम बात करें तो क्या आपको लगता है कि हम अमूमन देखते हैं कि डिप्लोमाधारी जो फिजियोथेरेपिस्ट हैं वो पाए जाते हैं, क्या वो मतलब माकूल है अस्पतालों के लिए? बड़े अस्पतालों में तो नॉर्म्स बहुत रिजिड होते हैं, लेकिन अगर हम चले जाएं छोटे शहरों में और छोटी जगहों पर, ये देखने में आता है कि डिप्लोमाधारी भी फिजियोथेरेपिस्ट का काम कर रहे होते हैं। तो ये मेरा आप सबसे निवेदन है कि प्लीज आप थेरेपी लेने से पहले ये क्लियरली पूछ लें कि क्या वो लिजिट फिजियोथेरेपी जो 4.5 साल का कोर्स है और स्पेशलाइजेशन 2 साल है और 3 साल का पीएचडी है, क्या इनमें से कुछ भी वो है, उसके बाद ही ट्रीटमेंट ले। क्योंकि उनके हिसाब से उनके पास डिप्लोमा है, अवेयरनेस नहीं है, तो मैनेजमेंट वालों को नहीं पता होता है कि ये लेजिट है या नहीं है। उनके लिए तो उनके पास सर्टिफिकेट है, 7 साल से काम कर रहा है, तो एक्सपीरियंस है, तो गलती मैनेजमेंट की भी नहीं। एट द एंड ऑफ द डे नोबडी आस्क यू, आज मुझसे आके कोई ये नहीं पूछता बताओ डिग्री कौन सी है। सो मेरा सवाल तो ये कि पूछ लेना चाहिए। या तो डिग्रियां टांग दो या तो आम आदमी को अवेयर होना है। अब ये हुआ कि एक बंदी को उन्होंने ऑस्टियोपैथी देने की कोशिश करी, वो फिजियोथेरेपिस्ट थे, वो मैनिपुलेट करने गए, उसको स्पाइन डैमेज कर दिया, बाद में पता चला वो डिप्लोमा होल्डर थे। ये बहुत फेमस केस है, गूगल पे अवेलेबल है। फिर इसमें ये कहा जाता है कि गलती फिजियोथेरेपिस्ट की थी, टेक्निकली नहीं थी। फिजियोथेरेपी फ्रेटर्निटी बहुत लिजिट है, प्रैक्टिस के लिए, पढ़ाई के लिए, चीजों के लिए। तो इवन जो मेडिकल कॉलेजेस हैं वो बहुत सीरियसली लेते हैं फिजियोथेरेपिस्ट के कोर्सेज को। सो लोगों को प्लीज ये समझना पड़ेगा कि डिप्लोमा वाले हमें असिस्ट कर सकते हैं, हमारे साथ काम कर सकते हैं, बट इट्स जस्ट लाइक कि बिना एक्सपीरियंस ड्राइवर के आप लर्निंग लाइसेंस लेके नहीं चला सकते हो। सिमिलरली वो लर्निंग लाइसेंस है उनके पास, वो हमारे बिना नहीं चल सकते। बतौर फिजियोथेरेपिस्ट हमारे दर्शकों को इस वक्त जो प्रोग्राम देख रहे हैं, उन्हें आप उनकी लाइफस्टाइल कैसे बेहतर रहे, कुछ आम टिप्स देना चाहेंगे? मेरा मानना है कि एक स्वस्थ शरीर सब कुछ होता है। पहला सत्य निरोगी काया। तो आपके लिए सिर्फ ये है कि अपने शरीर के लिए 20 मिनट निकालें, सारे जॉइंट्स को चलाएं, आप मूवमेंट करें। मूवमेंट से बड़ा कोई साइंस नहीं है। अगर आप बीमारी, दर्द होने का इंतजार मत करो, हड्डी टूटने का इंतजार मत करो, आप किसी भी समस्या का आप जाएं, अपने डॉक्टर से बात करें, आप हमसे बात करें, आपको सच सिर्फ तभी पता चलेगा। गूगल, फेसबुक से शायद नहीं पता चलेंगे सच। तो आप अपने लिए थोड़ा सा वक्त निकालें, आधे घंटे से 1 घंटा निकालें 24 घंटे में, और आप शायद स्वस्थ रहेंगे। जस्ट मूव। सिर्फ वॉकिंग एक्सरसाइज नहीं होती है, वॉकिंग के पहले और बाद में भी एक्सरसाइज होती है। डॉक्टर प्रियंका, आपने एक फिजियोथेरेपिस्ट के बतौर फिजियोथेरेपी की एक नई दुनिया से हमारे दर्शकों को रूबरू कराया। बहुत सारा धन्यवाद। तो डॉक्टर प्रियंका तिवारी से हमारी बातचीत हुई और एक नई तरह की दुनिया से हम रूबरू हुए। बहुत सी नई बातें सामने आई। मेरा आग्रह है कि इस कार्यक्रम को आप जरूर देखें और इस कार्यक्रम को आप अधिकतर लोगों तक पहुंचाएं भी, ताकि लोग
फिजियोथेरेपी को समझ सकें और उससे उसके उपयोग से होने वाले लाभों को भी समझ सकें। आप देखते रहिए साधना न्यूज मध्य प्रदेश।